वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट में 2 यूनिट का जो भी सिलेबस अब तक कवर हुआ उसमें इसके एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर लें हम, या प्लानिंग सेगमेंट की बात कर लें, और डिसीजन मेकिंग, ये 3 खास बातें हाईलाइट करने वाली हमने डिस्कस की। ये 3rd यूनिट पूरी की पूरी इन 2 शब्दों के बारे में है। हिंदी में कॉमन वर्ड है संगठन, और अंग्रेजी में इसके 2 वर्ड पॉपुलर है, एक है ऑर्गेनाइजिंग और एक है ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो दोनों की डिफरेंस की बात हो सकता है आपको पता हो या नहीं है, तो उसके बारे में आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजिंग शब्द कहाँ पर काम में होता है। ये वर्क फॉर्म में काम में आने वाली शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजेशन शब्द काम में रहते हैं नाउन फॉर्म में। अगर ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ड आपको देखने को मिले तो इसका मतलब है वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, वन सिंगल इंस्टीट्यूट, जो चाहे एजुकेशनल हो सकता है, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, किसी भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात भी कर सकते हैं। तो वो अगर किसी फर्म का नाम लेके, इंस्टीट्यूशन का नाम लेके और संगठन शब्द काम में ले जा रहा है तो इसका मतलब है हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, हमने हमेशा आपसे बात की है कि ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट कुछ वर्ड्स के ऊपर, और वो वर्ड नाउन और वर्ब दोनों फॉर्म में पैरेलल कैसे काम में आ सकते हैं, लेकिन नाउन फॉर्म में उसकी मीनिंग बदल जाएगी, वर्ब फॉर्म में उसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। ये डिस्टिंग्विश करना आपको आना चाहिए। तो इन दोनों के बारे में इस पूरी यूनिट में जो बातें खास तौर से हाईलाइट करने वाली है, आपको पता होनी चाहिए, वो है एक तो आपको प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये आज की सेकंड सेगमेंट में अपन पूरा कर लेंगे। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, संगठन कैसे बनता है। नेचुरली जब प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग के बाद में सेकंड फंक्शन हमारे ऑर्गेनाइजिंग के रूप में ही आता है। हालांकि इसके बीच में एक और चीज हमारे सिलेबस में डाल दी, डिसीजन मेकिंग, जिसके सारे डायमेंशन आपके साथ हमने क्लियर किए। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन तैयार करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, उसकी एक आउटलाइन ये कहलाती है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। संगठन की इंपॉर्टेंस क्या है, और ये बात है कि ये ऑर्गेनाइजिंग के रूप में भी आ सकता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी आ सकता है। संगठन में शक्ति है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ये पुरानी एक कहावत है, वो यहाँ भी लागू होती है कि हम जब भी बिजनेस की बात करेंगे, जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम बात किससे करते हैं, जॉइंट एफर्ट्स, कंबाइंड एफर्ट्स। और वो जॉइंट एफर्ट्स का नाम ही हमारे सही मायनों में ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं और कलेक्टिवली जो काम कर रहे हैं, इससे मिलने वाली जो आउटकम रहेगी निश्चित रूप से उसमें डिफरेंस रहेगा। हमारे इस टर्म में काम लिया था कि 1 + 1 is always more than 2। मैथमेटिक्स में क्या है कि 1 + 1 = 2, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कहती है कि 1 + 1 is always more than 2। हाउ मच मोर, ये डिपेंड करेगा उस सर्कमस्टांसेस के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर जिसमें आपने उस काम को कलेक्टिवली पूरा करने के लिए एफर्ट्स एम्प्लॉय किए। तो इंपॉर्टेंस की बात करने के बाद में एक और टर्म आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संगठन की संरचना, कि संगठन का प्रारूप होता है, 6 प्रारूप वैसे एक आउटलाइन आपको पहले भी दी जा चुकी है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, 6 फॉर्म्स इसके हैं। अलग से एक क्लास में आपको सारी फॉर्म्स के बारे में चर्चा कर लेंगे कि ये फॉर्मेट कैसे बनता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। एक आपको पता होना चाहिए इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का विस्तार, कि एक संगठन बनाते समय किसी भी अधिकारी को
कितने अधीनस्थ दिए जाए, या किसी बॉस के अंडर में नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स कितने हो सकते हैं, उसको दिखाने वाला जो पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन, दो टर्म है, इसको यही काम क्लियर कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन जो हेनरी फ्योल का हमने डायग्राम देखा हुआ था, कौन सा, जब हमने इसके प्रिंसिपल्स की बात की थी। प्रिंसिपल्स में डिसेंट्रलाइजेशन की बात है कि जब कंपनी में टॉप से लेके बॉटम तक हमने सारे लेवल्स डिसाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हर लेवल पर हम काम के साथ कुछ अधिकार देते चले जाते हैं। दिस नेचुरल फॉर्म इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। और डेलीगेशन है कि जहां पर कोई से भी दो, चाहे ये दो या ये दो, क्लोजली रिलेटेड और कनेक्टेड ऑथोरिटीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कभी अधिकारों का कहें कि फैलाव करने का प्रयास होता है या अधिकार छोड़ने का भी प्रयास होता है, उसको नाम देते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये चीजें आपको पता है। डिसेंट्रलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस है, डेलीगेशन आपकी इच्छा के ऊपर है, आप करना चाहें नहीं करना चाहें। ये टर्म आप हमेशा जब ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें आज की चर्चा के लिए हम इस टर्म को आपको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्लानिंग के बाद में सेकंड स्टेप के रूप में हम ऑर्गेनाइजिंग को काम में लेते हैं, संगठन शब्द के ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजिंग के लिए प्रयास करेंगे, जब भी संगठन के ऊपर आप काम चालू करेंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना, व्याख्या करना, पुनर्निर्धारण करना, किसी भी रूप में बात कर लें। डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, रीडिजाइनिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत सारे वर्ड इसके लिए काम में लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारा कंप्लीटली जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो जहां पर भी आपको करना है, जब भी ऑर्गेनाइजिंग की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हर वो व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजिंग के साथ जुड़ा हुआ है, उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव्स, कौन से, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। लेकिन यहाँ बेसिकली बात करेंगे, हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम किसी भी कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, सारी क्रियाओं का संचालन कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाए, तो इसके लिए बाद में करें डिजाइनिंग दी एक्टिविटीज या प्लानिंग। अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होगा, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शंस हैं, लिस्ट ऑफ एक्शंस हैं, वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। क्या क्या करोगे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, आपको क्या क्या करना एसेंशियल है, वो लिस्ट, टू डू लिस्ट वाली हम बात कर सकते हैं, वो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, अब कुछ चीजें फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ मार्केटिंग की है, अलग अलग नेचर की हो सकती हैं। तो आपको एक्टिविटीज के नेचर के हिसाब से उनको ग्रुप बना दो। फाइनेंशियल एक्टिविटीज सेपरेट कर दो, मार्केटिंग की अलग कर दो, HR से रिलेटेड अलग कर दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड अलग कर दो। तो जो जो जिस सेगमेंट की है, उस जगह पर उनको उस ग्रुप का निर्धारण करके उस ग्रुप में उन एक्टिविटीज को असेंबल कर दो, उसको वहां पर रखने का काम कर दो। इसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन की बात नहीं कर रहे, प्रत्यायोजन है डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब भी हम एक्टिविटीज ग्रुप में बांट रहे हैं, उस एक्टिविटीज के साथ काम करने के लिए कुछ पावर्स दी जानी जरूरी है, कुछ
अधिकार बेसिकली हम हमेशा बात करते हैं किसका अधिकार, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, काम पूरा करने के लिए अपने डिसीजन खुद ले पाए, इस चीज की अथॉरिटी आपको हर लेवल पर, हर इंडिविजुअल के साथ, हर लेवल के साथ जोड़नी पड़ेगी। इसके बाद में असाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, असाइन कर दो। ऑथोरिटी कभी भी सिंगल नहीं जाती है, अकेले नहीं जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ लेकर जाती है। किसी को पावर दे रहे हो तो मिसयूज नहीं करे, इसके लिए उसके लिए कुछ लिमिटेशंस तय करनी जरूरी है, उसको कुछ सीमाओं में मानना जरूरी है, और रेंज कराती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कि आप अधिकार तो यूज करेंगे लेकिन इसका मिसयूज न हो, इसके लिए हम आपके लिए कुछ सीमाएं तय करने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसके बाद में एलोकेटिंग रिसोर्सेस। अब मशीनें हैं, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल है, जो जो रिक्वायरमेंट है वो हर लेवल के लिए, हर काम के लिए उसको आप असाइन करने का डिसीजन लो। उसको क्या नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में है, तो किसी भी काम के लिए इसकी स्केर्सिटी या इसका सरप्लस ये स्थिति नहीं बने, इसके लिए प्रोपोर्शनल एलोकेशन की बात कर लें या नेशनल एलोकेशन की बात कर लें, वो रिसोर्सेज को आप यहाँ पर करें। इसके बाद में डिफाइनिंग रिलेशनशिप। अब कौन सा व्यक्ति किस अन्य व्यक्ति के साथ, कौन सा डिपार्टमेंट किस अदर डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट रहेगा, वो उनके बीच में संबंध बता दो। यानी आपको किससे आदेश लेने हैं, किसको आदेश देने हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, वो चीजें उनको बताने के बाद में नेक्स्ट करते हैं फॉलो, अनुवर्तन करें, समीक्षा करें, या उसको ओवरऑल एनालिसिस करने का प्रयास करें कि आपका एफर्ट सही रहा क्या, आपने जिस इंटेंशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने के लिए या ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को हाथ में लेने का डिसीजन लिया था, वो पर्पज पूरा हो गया क्या। अगर ये आपने कर लिया तो हमारा एक पर्पज पूरा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का सारा सेटअप हमने प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी तैयार कर लिया। तो जब भी हम प्रोसेस की बात करेंगे, प्रोसेस के ये स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से होकर हम किसी संगठन को कंप्लीशन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब जो बाकी के टॉपिक्स हैं तो हम हर टॉपिक के लिए एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए अरेंज कर लेंगे, लेकिन ये मान के चले कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से ही आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप इसको थॉरली भी और केयरफुली भी प्रिपेयर करेंगे। उसको रिपीटेशन का जब जब मौका मिले उसको मौके को हाथ से नहीं जाने देना, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। गुड लक।